इसलिए बेहतर यही था कि उसका मुंह बंद कर दिया जाए। जब 1 घंटा गुजर गया तो मुझे सुल्तान शाह की तरफ से तशवीश लाहक होने लगी। मेरे ज़हन में वसवसे सर उबारने लगे कि कहीं वो मौका ही पर रंगे हाथों न पकड़ा गया हो। गजाला भी फिक्रमंद थी, लेकिन फिर वही मजबूरी कि हम उस बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। खुदा खुदा करके 2:30 बजे सुल्तान शाह की वापसी हुई और वो आते ही बिस्तर पर गिर गया। मैदान में डॉन के आदमियों की मौजूदगी की वजह से उसे अपना काम करने में खासा वक्त लग गया। जब वो लोग खाना खाने के लिए मैदान से टले तो उसे मौका मिला और वह पूरी एहतियात के साथ अपना काम सर अंजाम देकर लौटा। मैदान और उसके कुर्बो जवार में घूमते फिरते हुए उसने बाज चीनियों का हाथ बटाया, जिस पर उससे बेहद खुश हुए और किसी ने उसकी वहां मौजूदगी पर तारुस नहीं किया। उसकी तहरीर पढ़कर मैंने वो कागज जला दिया। सुल्तान शाह के आते ही मैंने खाना तलब किया। खाना लाने वालियों के साथ साहरा का रुक्का भी आया। वो गजाला को तैयारी में मदद देने के लिए 4 बजे आने का इरादा रखती थी। जो वक्त करीब आ रहा था, हम तीनों बेचैनी और असाबी कशीदगी का शिकार होते जा रहे थे। सबसे बड़ी उलझन तो ये थी कि हम अपने मसाइल पर बात भी नहीं कर सकते थे। डॉन की महफिल में शराब नोशी करके मैंने अपनी राह हमवार कर ली थी, इसलिए खाने के साथ आने वाली सुर्ख वाइन की दोनों बोतलें आहिस्ता आहिस्ता खाली कर दी। उसे यह फ़र्क हुआ कि मेरे ज़हनी इंतशार में कमी वाक़ई होगी और मैं एक मरतबा फिर पूरे मंसूबा पर गौर करने में मसरूफ़ हो गया। सारा अपने वादे के मुताबिक 4 बजे आके उसके साथ तीखे खुदुखाल वाली अतालवी लड़की भी थी। वो बेचारी चीनी ज़ुबान के अलावा सिर्फ अपनी मादरी ज़ुबान बोल सकती थी, इसलिए मुस्कुराहटों के अलावा बराह रास्त कोई बात नहीं हो सकी। सारा ने तर्जुमान के फ़राइज़ अदा किए। फिर वो दोनों गजाला को अपने साथ लेकर दूसरी ख्वाबगाह में चली गई। गजाला का अरूसी लिबास, चढ़ाऊ हीरों का सेट और जूते वगैरह उनके साथ थे। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों ने भी शेव वगैरह करके तैयारी शुरू कर दी। ठीक 5:30 बजे सारा मेरे कमरे में आई तो मुझे नीम तैयारी के आलम में देखकर दाद देने लगी। सुल्तान शाह को कमरे में ही मौजूद पाकर उसे कदरे मायूसी हुई थी। सिरिंज में मुंतकिल करनी शुरू की तो सुल्तान शाह लिबास तब्दील करने के लिए बाथरूम में चला गया। गजाला को अतालवी लड़की ने उलझाया हुआ था, लेकिन मैं उसकी छठी हिस्से खाइफ था। सारा ने इंजेक्शन लगाने से कबल एक बार फिर तखलिये से फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा खुलने का मौका नहीं दिया। फिर सुल्तान शाह ने बाथरूम से बरामद होकर मेरी मुश्किल मजीद आसान कर दी। उसने सारा के हाथ में मौजूद भरी उस सिरिंज को देखकर मानी खेज अंदाज में सर हिलाया। सारा को जो वक्त मिला था उसमें 2 इंजेक्शन मेरे बाजू में उतारे जा सकते थे। उसने सिरिंज में से हवा खारिज करने की अदाकारी की और इंजेक्शन लगाकर वापस लौट गई। चंद मिनट बाद गजाला पूरी सज धज के साथ तैयार होकर उन दोनों के साथ आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। तुम खुश नसीब हो कि डॉन ने जन्नत की हूर तुम्हें बख्श दी है। सारा ने रश्क आमेज नजरों से गजाला की तरफ देखते हुए कहा, आज ये हर एक की निगाहों का मरकज बनी रहेगी। मैं दूसरों की निगाहों का मरकज बनने के बजाय डैनी के कदमों में बैठे रहने को तरजीह दूंगी। गजाला ने मुस्कुराते हुए सारा को लाजवाब करके मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने डॉन की दी हुई तिलाई खड़ी कलाई पर बांध कर अपना कोट पहना। फिर हम सब राहदारी में निकल गए। उस बार राहदारी से कुएं में रसाई का दरवाजा खुला हुआ था और वहां डॉन की खाली मसनद मौजूद थी। हम 5 जूते उतार कर मसनद पर जा बैठे। सारा ने अपने स्कर्ट की बेल्ट लगी हुई डिबिया का बटन दबाया और मसनद ऊपर उठने लगी। बरामदे तक सारा और अतालवी लड़की हमारे साथ आई। वहां पोर्च में स्याह रंग की बग्गी हमारे इंतजार में तैयार खड़ी थी। बग्गी की स्याह लकड़ी पर पीतल के मुनक्किश चादरें चाह बजा नस्ब थी। आगे 2-2 की कतार में 8 सफेद घोड़े जुते हुए थे। मुझे वो सब ख्वाब सा महसूस हो रहा था। मैं गजाला के साथ नरम मखमली नशिस्त पर बैठ गया। सुल्तान शाह हमारे सामने विराजमान था। हमारे सवार होते ही वो ख्वाबनाक सवारी हरकत में आ गई। फूलों की क्यारियों के दरमियान बनी हुई पुख्ता सड़क पर बग्गी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही। फिर हमें रंगीन छतरियों और मेहमानों से भरा हुआ मैदान भी नजर आने लगा। वह हमारे इस्तकबाल के लिए सिर्फ 70 पोशी की हद तक मलबूस लड़कियों का एक जलूस मौजूद था। बग्गी रुकते ही मेहमानों के हजूम में बेचैनी की लहर तोड़ गई। मर्द औरतें अपनी जगहों से उठ कर हमें एक नजर देखने की कोशिश कर रहे थे। बग्गी रुकते ही सुल्तान शाह उतर कर कहीं गायब हो गया। हम दोनों को धीरे धीरे स्टेज की तरफ ले जाया जाने लगा। वहां 5 मुनक्कश कुर्सियां रखी हुई थी। मुझे गजाला को दरमियानी कुर्सी के दाएं बाएं बिठा दिया गया। जमीन से कदरे ऊपर स्टेज पर बैठने के बाद मैंने मैदान का जायजा लिया तो मेहमानों की कसीर तादाद को देखकर मेरा दिल बैठने लगा। उनकी तादाद किसी तरह भी 1,500 से कम नहीं थी। उनके दरमियान फिरने वाली मेजबान लड़कियां उसके अलावा थी। मर्दों और औरतों के इतने बड़े मजमा में डॉन के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान को कत्ल करना आसान काम नहीं था। आंख से काजल चुराने के मुकाबले में वो मिशन मुझे यक बयक नामुमकिन नजर आने लगा। मैंने इस्तरारी तौर पर सिगरेट सुलगा ली। उसी वक्त एक लड़की मेरी जरूरत को महसूस करते हुए थाली में सजी हुई 2 सुराहियां लेकर स्टेज पर आ गई। उसकी मदद के लिए दूसरी लड़की साथ थी। एक सुराही में बियर और दूसरे में स्कॉच थी। मेरी फरमाइश पर मुझे अदब से स्कॉच का गिलास दे दिया गया। गजाला ने सर की खफीफ सी जुम्बे से शुक्रिया अदा करके उन्हें लौटा दिया। मेरा दिल बैठ रहा है। गजाला ने सरगोशी की तो उसकी आवाज़ से घबराहट यहाँ थी। इतने बड़े मजमा में सुल्तान शाह को कीड़े की तरह रोन डाला जाएगा। मैं भी फिक्रमंद हूं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता।
वह यहाँ पहुंचते ही न जाने कहाँ गायब हो गया। अपने ऊपर काबू रखो वरना खेल बिगड़ जाएगा। मैंने एक बार फिर खाली रंग के दूर दूर तक फैले हुए मेहमानों का जायजा लेते हुए कहा। मुझे अंदाजा था कि तशवीश की वजह से मेरे फिक्रे बेरब्त हो रहे थे। मैंने अस्काज की बड़ी मिकदार अपने मैदे में उंडेल ली। वो इतना बड़ा मजमा था, लेकिन कभी कभार उभरने वाले कहकों के अलावा पानागवार शोर नहीं था। छतरियों के नीचे मंडलाते हुए सिगरेट के धुएं के साथ फिजा में बस सरगोशियों और नीची आवाज़ों की एक हम आहंग सी गूंज थी, जो कानों को भी भली मालूम हो रही थी। ऊंचे नीचे आहनी खंभों पर नस्ब तेज सर्चलाइट्स ने धुंधलका फैलने के बावजूद पूरे मैदान को बकाए नूर बना दिया था। ऐसे बदतरीन हालात में भी तुमने पीनी शुरू कर दी है। गजाला दांत पीसते हुए मनमनाई। ये याद रखो कि यह हमारी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। मैं परेशान जरूर हूँ, लेकिन मायूस नहीं हूँ। मैंने उसे मजीद बोलने का मौका नहीं दिया। एक मरतबा फिर मेहमानों में भी बेचैनी की लहर तोड़ के किसी तरफ से ऊंची आवाज में कुछ कहा गया। फिर सब लोग कुर्सियां छोड़कर खड़े होने लगे। उसी के साथ फिजा तालियों की शोर से गूंजने लगी। हर एक शख्स की निगाहें उसी तरफ थी जिधर से हम गुजर कर आए थे। लम्हा भर में ही कुर्सियां खाली हो चुकी थी। पता नहीं क्या मुसीबत है, तुम भी खड़ी हो जाओ। इस वक्त सिर्फ हम दोनों ही एमको की तरह बैठे हुए हैं। गजाला ने फौरन मेरी हदायत की तामील की। मैंने एक गिलास खाली करके नीचे डाल दिया। उठते ही मुझे डॉन नजर आ गया। वो अपने सादा से रवायती लिबास में मलबूस अपनी मूंछ मरोड़ता हुआ बावकार अंदाज में स्टेज की तरफ चला रहा था। उसके पीछे नीम बरहना लड़कियों और उसके परवरदा कुंडों का गौल था। डॉन स्टेज पर आकर मेहमानों की तरफ रुक करके खड़ा हुआ तो उसके एहतराम में तमाम मेहमानों ने अपने सर झुका दिए। डॉन ने अपनी मोटी गर्दन को खफीफ सा खम देकर उनकी ताजीम कबूल की। फिर दाहिने हाथ से उन सबको बैठने का इशारा किया। सब लोग मशीनी अंदाज में बैठते चले गए। डॉन के साथ आने वाले मर्द खाली मेजें तलाश करने लगे। नौवार लड़कियां पहले से मौजूद मेजबान लड़कियों में शामिल हो गई। हम दोनों बददस्तूर खड़े रहे। डॉन लम्हा भर खामोश रहा, फिर उसने चीनी जुबान में कुछ बोलना शुरू किया। उसी वक्त सारा कहीं से नमदार होकर गजाला के बराबर में आ खड़ी हुई। उस वक्त वो भी नाकाफी लिबास में थी। बोलते बोलते डॉन ने मुझे और गजाला को अपने करीब कर लिया। मजमा में एक तेज गूंज पैदा हुई। शायद डॉन ने हमारी शादी का ऐलान किया था, जिस पर सब ने मिलकर मुबारकबाद दी थी। वो मकाओ में डॉन की इज्जत और हैबत का एक नाकाबिल यकीन मुजाहरा था। डॉन ने मजीद चंद फिक्र कहे, फिर अंग्रेजी में हमें बैठने की हदायत करते हुए खुद भी दरमियानी कुर्सी पर बैठ गया। मेजों के दरमियान खड़ी हुई लड़कियां तेजी से हरकत में आ गई। किसी ने डॉन के सामने चैंपियन की एक बहुत बड़ी बोतल मेज पर रखती थी। फिर ब्लोर के 4 गिलास भी आ गए। तुम्हारी शादी की खुशी में, डॉन ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। फिर वो चीनी मेहमानों से कुछ कहने लगा। अचानक ही उसने चैंपियन की बोतल की सील तोड़ी और उसका काक एक धमाके के साथ ऊपर की तरफ परवाज कर गया और बोतल के दहाने से झाग उबलने लगी। डॉन की तकलीफ में पूरे मैदान में चैंपियन की बोतलों के काक उड़ाए जाने लगे। डॉन बहुत खुश था और गिलास भर भर कर चैंपियन की झाग पी रहा था। उसी असना में अगली मेजों से मकामी और गैर मुल्कियों के जोड़े बारी बारी स्टेज पर आने लगे और डॉन के साथ ही मुझे और गजाला को मुबारकबाद दे रहे थे। उनके लाए हुए तोहफे गजाला के बराबर में बैठी हुई सारा जमा करती जा रही थी। एक मुअम्मर सफेद फाम ने मुझे BMW की चाबी दी। फिर एक अधेड़ उम्र मकामी की तरफ से फेरारे की चाबी आई। सारा के पास डिब्बों और लिफाफों का ढेर लगता जा रहा था और मेरी अकल चकरा रही थी। 2 बेशकीमत गाड़ियों की चाबियां मुझे मिल चुकी थी। मुझे यकीन था कि कोई ना कोई चाबी गजाला को भी दी गई होगी। डॉन ने सच ही कहा था कि हम पर तोहफे की ऐसी बरसात होगी कि हम हैरान रह जाएंगे। अगर डॉन ने दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके मेहमानों को कोई इशारा किया और उसकी आवाज दूर तक गूंज लगी। स्टेज की तरफ आते हुए लोग दरमियान में से ही अपनी मेजों की तरफ लौटने लगे। ये सिलसिला आधी रात तक खत्म न होता। मेरे कानों में सारा की आवाज आई। डॉन ने तुम लोगों की परेशानी की वजह से सबको रोक दिया है। अब मेजबान लड़कियां मेजों से ही तोहफे जमा कर लेंगी। वो शायद गजाला को बता रही थी। मेजबान लड़कियां स्टेज के पहलू में तोहफे जमा करने लगी। चैंपियन का दौर खत्म होने के साथ ही महफिल में गर्मी आ गई थी और अस्काच जिन वाडका वगैरह की पूरी बोतलें मेजों पर पहुंचाई जाने लगी। उसी के साथ बारबेक्यू का आगाज हो चुका था। अंगारों पर सिनके हुए भांत भांत के गोश्त के पार्चे मेहनोशियों की ख्वाहिशात के मुताबिक तेजी से उन्हें फराहम की जा रहे थे। रॉयल सल्यूट की बोतल और उसके मरगूब सांप के भुने हुए कत्लों से भरी हुई ट्रे आ गई। डॉन के बाद सारा ने भी सांप खाना शुरू कर दिया। मेरे लिए शायद पहले ही यह हदायत कर दी गई थी, इसलिए चिकन या बतख के पार्चे भी आ गए। गजाला खाने पीने की उस शुगल से अलग थी। आखिरकार उस प्रोग्राम का सनसनीखेज मरहला भी शुरू हो गया। बुल फाइटिंग रिंग के मजबूत चौबी अहाते के दूर उफ्तादा हिस्से के साथ एक बंद गाड़ी आ लगी थी और उसमें से लड़ाका सांड को रिंग में उतारने की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। सुल्तान शाह की तलाश में मेरी बेचैन आंखें हर तरफ भटक रही थी, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उस कोशिश में मेरी निगाह गोल्डन ड्रैगन के कप्तान रेवर चियांग पर पड़ी, जो अपनी शिस्त उछल उछल कर हाथ के इशारों से मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा था। शायद उसके लिए यह एजाज की बात होती कि डॉन के साथ स्टेज पर विराजमान शख्स से उसकी शनासाई साबित हो जाती, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया।
वो आता तो डॉन से भी उसका तारुफ होता। वो दोनों चीनी नजाद थे, न जाने उनमें क्या बातें होती, और रिवर चांग शाही हीरो वाली कहानी छेड़ देता तो मेरी उस तमाम हाशिया आराई की नफी हो सकती थी जो मैं डॉन से कर चुका था। उस सुबकी से बचने की बेहतरीन सूरत यही थी कि मैं रिवर चांग को सिरे से ही नजरअंदाज कर देता। बाद में किसी भी मौका पर मैं अपने उस मौसम से मुआजरत कर सकता था। इब्तिदा में डॉन की उससे तकरीब में संजीदगी और बुर्तबारी तारी थी। वो आया तो शुरका पर गिने चुने मौके के अलावा एहतराम अमेज खामोशी तारी रही, लेकिन डॉन की तरफ से मामूर किए जाने वाली हसीनो चमील और किसी हद तक बेहिजाब लड़कियां जल्दी फराग दिली के साथ मेजों के दरमियान गर्दिश करके प्याजी से शराबें तकसीम कर रही थी। उसके असरात जल्द ही नजर आने लगे। बनबनाहट कदरें ऊंची आवाजों में तब्दील हो गई। बोझल आवाजें और मखमूर कह के भी बकसरत सुनाई दे रहे थे। बीवियों की जगह गर्लफ्रेंड्स के साथ आने वालों ने उस माहौल और आज़ादी का पूरा फायदा उठाते हुए अपने साथियों से बेतकल्लुफ होना शुरू कर दिया। कहीं कहीं मर्दों ने अपनी दिलजोई के लिए मेजबान लड़कियों को अपने पास बिठा लिया था। उस रोज मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि डॉन ने अपनी हवेली में खूबरू और आजाद ख्याल लड़कियों की कितनी बड़ी फौज पाली हुई थी। आखिरकार बंद गाड़ी का अकबी दरवाजा खुला और उसमें से एक जवान और मजबूत सांड दौड़ता हुआ जो भी आहते में दाखिल हो गया। वो सर झुकाए और अपने दुम को फिजा में उठाए वहशियाना अंदाज में रिंग में इधर से उधर दौड़ता रहा। उसे देखकर हैरत और खौफ से कई मिलीजुली चीखें बुलंद हुई और मजमा में सनसनी की नई लहर तोड़ गई। मैंने अपनी तलाई रेस्ट वॉच पर नजर डाली तो 7 बजने में 20 मिनट बाकी थे। तो सिर्फ 5 मिनट बाद मैदान में एक नया खूनी तमाशा शुरू होने वाला था। स्टेज पर रखी हुई 5 में से एक कुर्सी खाली थी जो शायद डॉन ने शिकाओ की मुंतजिर थी। सारा मुस्तकिल तौर पर गजाला के बराबर वाली कुर्सी पर बैठी हुई उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे अंदाजा था कि डॉन को सांप के पारचे खाते देखकर गजाला को घिन आ रही होगी। वैसे भी इस मादर पिदर आजाद तकरीब का माहौल उसके लिए पसंदीदा नहीं था, लेकिन डॉन की मौजूदगी में कोई भी वहां से हिलने की गुस्ताखी नहीं कर सकता था। चौबी बाड़ के अंदर काला सांड बहुत मुस्तरिब था। वो अपने नतनों से गजबनाक फुनकारे निकालकर अपने खुर जमीन पर मार रहा था। वह बार बार अपना सर झुकाकर नुकीले सींगों को फिजा में यूं ऊपर उछालता था जैसे अपने नादीदा दुश्मनों को सींगों में प्रोकर जमीन से ऊपर उठा रहा हो। यह मकाओ का सबसे जवान और ताकतवर सांड है। डॉन मुझसे कह रहा था इसे चंद हफ्ते पहले मैक्सिको से त्यारे में यहाँ लाया गया है। आज मकाओ में इसका पहला मुकाबला है। या कुत्तों की रेस के बाद बुल फाइटिंग सबसे ज्यादा मकबूल खेल है। इसका मुकाबले में मकाओ का चैंपियन बुल फाइटर रिंग में उतरेगा। रिंग में बुल फाइटर मरते भी रहे होंगे? मैंने डॉन से सवाल किया। जिंदगी और मौत तो हर मर्दाना खेल की जान होती है। डॉन अपनी लटकी हुई बारीक मूंछों को ताव देते हुए बोला, रेस में घोड़ा गिर जाए तो जाके उसके सुमो तले रोंदा जाता है। खिलाड़ी को अपने अनाड़ीपन की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। यहाँ रिंग के बाहर कई माहिर निशानेबाज हर लम्हे तैयार रहेंगे। बुल फाइटर की जान को खतरा हुआ तो सांड को शूट कर देंगे, मगर बाज औकात सब मजबूर हो जाते हैं। सांड और बुल फाइटर उस तरह उलझे होते हैं कि गोली दोनों में से किसी को भी लग सकती है और सांड अपने हरीफ को सींगों पर उठा लेता है। उसी वक्त मैदान में कुछ ऐलान होने लगा। सब कुर्सियों के रुख तेजी के साथ रिंग की तरफ होके रिंग की एक जानिब चुस्त स्याह लिबास में मलबूस एक तंदुरुस्त और चाकू चौबंद शख्स मेज पर खड़ा अपने जिस्म को तेजी के साथ आगे पीछे और दाएं बाएं झुकाकर हल्की फुल्की वर्जिशें कर रहा था। ऐलान खत्म होते ही उसने मेज पर से जस्त लगाई और सांड से कुछ दूर जा खड़ा हुआ। सांड बहुत तेजी के साथ घुमा। उसने किसी कदूरत के बगैर अपने मद्दे मुकाबिल की तरफ देखना शुरू कर दिया। बुल फाइटर ने अपनी पोजीशन ठीक करके फिजा में सुर्ख कपड़ा लहरा दिया। सांड फौरन नीचे कन्ना हो गया। उसने चारियाना अंदाज में अपना सर झुकाकर फुनकारें मारनी शुरू कर दी। उसकी ढीली दुम तन कर नीम दायरे की सूरत में फिजा में कई इंच बुलंद हो गई। बुल फाइटर अपना कपड़ा लहरा रहकर सांड को ताव तिलाता रहा। फिर सांड ने यकायक अपने पिछले पैरों से धूल उड़ाई और पूरी रफ्तार से अपने हरीफ की तरफ दौड़ लगा थी। हजों में सनसनीखेज शोर शराबा बुलंद हुआ। मालूम हो रहा था कि सांड अपने हरीफ के ऊपर जा पड़ेगा, लेकिन आखिरी लम्हे पर बुल फाइटर ने एक तरफ से रखकर सांड की पुश्त में छोटा सा तीर खोंपना चाहा। सांड की रफ्तार बहुत तेज थी। वह अपनी जोंक में आगे निकल गया। बुल फाइटर का वार भी खाली गया। सांड बहुत वहशी और बला का ताकतवर था। निशाना खता होने का अंदाजा होते ही वो चंद गज आगे निकलकर रुका और फिर गजबनाक अंदाज में वापस पलटा। उस बार बुल फाइटर उसकी जद से बचने की कोशिश में लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। मैदान में शोर बहुत तेज हो गया। सांड पलट पलट कर बहुत फुर्ती के साथ अपने हरीफ पर हमले कर रहा था। बुल फाइटर अपने हरीफ की पुश्त के उभार में तीर पवस करने की नाकाम कोशिशों में कई बार सांड के जिस्म के पिछले हिस्से से टकराया था, लेकिन दोनों में से कोई भी पूरी तरह कामयाब नहीं था। लड़ते लड़ते वो दोनों कई बार मजबूत चोबी बाहर तक आ गए। बुल फाइटर के लिए वो इलाका खतरनाक था क्योंकि सांड उसे 24 तीरों के साथ रगेड़ सकता था। हर बार वो जस्त लगाकर मैदान के वस्त में पहुंचने की कोशिश करता था।
वक्त गुजरने के साथ साथ सांड बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक होता जा रहा था, जबकि वुल्फ फाइटर कदरे मुजमहिल होता हुआ नजर आ रहा था। सांड के ताबड़तोड़ हमलों ने उसे बौखला कर रख दिया था। वह अपने दुश्मन को अच्छी तरह पहचान चुका था और सुर कपड़े की झलक देखे बगैर उसका पीछा कर रहा था। उसी जान गुसल कशमकश में वुल्फ फाइटर एक मरतबा फिर चोबी बाढ़ के करीब गिर गया। सांड गजबनाक होकर फिजा में उछला और फिर उसने बिदक कर उसकी तरफ दौड़ लगा दी। वुल्फ फाइटर सरअसहमगी के आलम में दाहिनी तरफ से रखा। उसने सांड पर जवाबी हमला करने की कोशिश नहीं की, शायद वो भाग दौड़ में अपना हथियार गंवा चुका था। वुल्फ फाइटर के हट जाने से सांड की टक्कर बाढ़ की उफकी तख्तों पर पड़ी और चिड़चिड़ाहट की खौफनाक आवाज के साथ वह तख्ते एक तरफ से उकड़ गए। तख्ता टूटते ही वैशी सांड रिंग से बाहर निकलकर मेजों की तरफ दौड़ पड़ा। हर तरफ भगदड़ मच गई। निशानाबाजों ने बैक वक्त कई फायर किए, लेकिन वो सब बेसूद रहे। उस वक्त सांड का निशाना लेना ही मुमकिन नहीं रहा था। पीछे से चलाई जाने वाली गोलियां भटक कर मेहमानों को हलाक या जख्मी कर सकती थी। सांड फुनकारे मारता और मेजें उलटता हुआ मेहमानों में जा घुसा। उसने अपने सामने आने वाले कई अफराद को टक्करों से दूर दूर उछाल दिया। दहशत ज़दा चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया था। लोग एक दूसरे को धकेलते और रोनते हुए भागे जा रहे थे। उल्टी हुई बोतलों से हर तरफ शराब बह रही थी। चंद लम्हों तक रानाई पर आई हुई वो महफिल तरबोनिशात यक बयक हंगामा खेजी में बदल गई थी। बुल फाइटिंग के मुंतजमीन मोटे रस्सों के फंदे संभाले सांड के ताक्कु में मेजें उलटते फिर रही थी। डॉन के चेहरे पर तशवीश और बदमजगी की अलामात उभर आई थी। वो चीख चीख कर कुछ कह रहा था, लेकिन बिफरे हुए सांड की दहशत की वजह से कोई उसकी बात पर कान धरने के लिए आमादा नहीं था। मैंने खास तौर पर नोट किया कि बाढ़ के उखड़े हुए तख्ते एक तरफ अमूदी शातिरों से बदस्तूर जुड़े हुए थे, जबकि दूसरी तरफ के किलों ने बिल्कुल जगह छोड़ दी थी। मुंतजमीन पस्तौल और फंदे लिए सांड के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन लड़ाका और खूनी सांड था। वो भीड़ भाड़ से दूर भागने के बजाय हजूम का पीछा कर रहा था। वो रिंग की एक सिमत में हमला आवर हुआ था, लेकिन तकरीब गाह में हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। देखते ही देखते वहां उल्टी हुई मेजें, टूटी हुई कराकरी, ऊंधी बोतलें, जूते, पर्स, चश्मे और दूसरी चीजें पड़ी रह गई थी। सारे मेहमान छतरियों से बाहर निकल पाके थे। मैंने इसरारी तौर पर अपनी दस्त वाज पर निगाह डाली तो 7:10 हो चुके थे। सब कुछ तबाह हो गया। डॉन इसरारी तौर पर गुस्से में बड़बड़ा, मैं बाढ़ खड़ी करने वालों को मार डालूंगा। फिर यक बजक फिजा में किसी हेलीकॉप्टर के इंजन और पंखे का मखसूस शोर सुनाई देने लगा। मालूम हो रहा था कि कोई हेलीकॉप्टर दूर से नीची परवाज करता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। गजाला भी हमारे उस मंसूबे में शरीक थी, लेकिन उसे पूरी तफसील का इल्म नहीं था। डॉन की हवेली में कदम कदम पर छुपे हुए हिसास माइक्रोफोन्स के खौफ की वजह से सुल्तान शाह अपनी कारगुजारी पर मुकम्मल बात नहीं कर सका था। ना ही तहरीरी तौर पर पूरी तफसीलात से आगाह करना मुमकिन था। उसने हमें सिर्फ इतना ही बताया था कि संगीन खतरा मोल लेकर वह बाढ़ के एक अहम हिस्से को नुकसान पहुंचाकर कमजोर करने में कामयाब हो गया था। पिपरा हुआ लड़ाका सांड मजबूत चोबी बाढ़ के तख्ते उखाड़ कर ही तमाशाइयों पर हमला आवर हुआ था। इसलिए समझ लेना बहुत आसान था कि डॉन की उस अजीम शान महफिल में सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा था। सुल्तान शाह की कोशिश बारावर साबित हुई थी और डॉन की जमी जमाई महफिल का रंग उखड़ चुका था। नज़्म ज़ब्त सिरे से खत्म हो चुका था। हर तरफ अफरा तफरी का राज था और किसी को भी अपनी जात के अलावा किसी और के बारे में कुछ इल्म नहीं था। उस तब्दीली पर गजाला बहुत ज्यादा सरासहमा और खौफसदा नजर आ रही थी। सारा के चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। मेरे और गजाला के दरमियान डॉन का देव हैकल वजूद हायल था, इसलिए मैं गजाला की तसल्ली के लिए दो लफ्ज भी नहीं कह सकता था। डॉन सख्त इस्तियाल और इस्तराब से दो चार था। वो अपनी मुठियां भींच भींच कर खुद कलामी के अंदाज में मुकर्राया जा रहा था। वो उस वक्त चीनी जुबान बोल रहा था जो मेरे लिए नाकाबिल फहम थी। तकरीब के शुरका बदहवासी और दहशत के आलम में काफी दूर निकल गए थे। उनके ताक्कुब में काला सांड भी उसी तरफ चला गया था। बस फिजा में इक्का दुक्का हवाई फायरों के साथ बेपनाह शोरगुल की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन फिर भी डॉन के जानिसारों ने अपने आका को बेयारों मददगार नहीं छोड़ा था। 8 मजबूत और मुसल्ला चीनी डॉन के मसनद के पीछे और दोनों पहलुओं पर मौजूद थे। उनमें शफाफ खोपड़ी वाला फकोड़ा भी शामिल था। उस वक्त हमारे मंसूबे में कलीदी अहमियत डॉन ने शिकागो की थी, जो अपने बचपन के दोस्त डॉन को आंगफू से मिलने के लिए पाकिस्तान से आ रहा था। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर की तेज रफ्तारी की वजह से चंद ही सानियों में वो आवाज उस कदर नुमाया होगी कि किसी के लिए भी उसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा था और डॉन हड़बड़ाकर अपनी कुर्सी से उठ गया। मेरे साथ गजाला और सारा ने भी डॉन की तकलीद की। डॉन उठते ही उन आंठों पर बरस पड़ा। वह हज़ियानी अंदाज में गला फाड़ कर और फिजा में हाथ लहरा कर चिल्ला रहा था। उसके खामोश होने से पहले ही उन आंठों में से 3 आदमियों ने मुख्तलिफ समतों में दौड़ लगा दी। 2 आदमी बकोड़ों के ताक्कुब में दौड़े थे, तीसरा वीरान रिंग की तरफ गया था। आओ मेरे साथ आओ, डॉन ने स्टेज से उतरते हुए अंग्रेजी में कहा। वह उस वक्त बहुत ज्यादा चिल्लाया हुआ था। सब लोग भाग गए। अब मुझे खुद इन शिकागो का इस्तकबाल करना होगा। फिजा में हेलीकॉप्टर के इंजन और पंखों का शोर वाजे होने के साथ ही डॉन की हवेली के मुलाजमीन तेजी से वापस लौटने लगे। उनमें डॉन के नमक ख्वारों के साथ नीम बरहना मेजबान लड़कियां भी शामिल थी। उसी के साथ मैदान में नस्ब मुर्दा लाउड स्पीकरों में चांद बढ़ गई।
उन पर पहले चीनी जुबान में कोई ऐलान किया गया, फिर वही लर्जा खेज ऐलान अंग्रेजी में उतरा जाने लगा। मैंने अपनी पूरी तवज्जो उस आवाज पर मरकूज कर दी। लबो लहजा मुहज्जब था, लेकिन बोलने वाले की अल्फाज सरासर धमकी अमेज थे। वो डॉन की तरफ से उस नाखुशगवार हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मेहमानों को मुतल्ला कर रहा था कि हवेली से निकासी के रास्ते बंद किए जा चुके थे। जब तक सारे मेहमान तकरीब गाह में जमा होकर डॉन के मेहमान को खुशामदीद कहने के बाद रवायती डिनर में शरीक नहीं होंगे, बंद रास्ते नहीं खोले जाएंगे। जो शख्स भी डॉन की दरख्वास्त को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी से रुखसत होने की कोशिश करेगा, वह डॉन की बरहमी और नाराजगी मोल लेगा। वो कह रहा था कि लोग वापस आकर मुंतजिमीन को अपना काम करने का मौका दें, तो पेशावर लोग चंद मिनट में सांड को जिंदा या मुर्दा हालत में पकड़ लेंगे और थोड़ी देर में दूसरे सांड का बंदोबस्त करके नए सिरे से बुल फाइटिंग का आगाज किया जाएगा, क्योंकि उस सनसनीखेज मुकाबले के बगैर तकरीब अधूरी रहेगी। उस ऐलान का खातर ख्वाह असर हुआ। लोग सांड की इज्जत से बहुत दूर होने के बावजूद दूसरों की देखा देखी बेमकसद भाग दौड़ में मुबतला थे। वो तेजी के साथ वापस लौटने लगे। डॉन लंबे लंबे डग भरता हुआ हेलीकॉप्टर की जाने बढ़ रहा था। चंद सन के बाद हेलीकॉप्टर फिजा में नजर आया तो न सिर्फ डॉन हेलीकॉप्टर के किनारे पर मौजूद था, वहां खासा बड़ा हजूम जमा हो चुका था और डॉन के आदमी उन सबको रास्ते के दोनों इतराफ सफरा करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी आंखें नहायत बेचैनी के साथ सुल्तान शाह की मुतलाशी थी, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। यह सोचकर मेरा दिल बैठने लगा कि सुल्तान शाह उस भगदड़ और अफरा तफरी में कहीं रेले की जद में आकर जख्मी या बेहोश न हो गया। उसकी काविशों से मंसूबे का एक नाकाबिले अमल हिस्सा पाया तकमील को पहुंच चुका था, लेकिन आखिरी मरले पर अगर वो हेलीपैड के कुर्बो जवार में पहुंचने में नाकाम रहता तो डॉन ने शिकाओ अपने मेजबान के साथ मुझे देखते ही उलझन में पड़ जाता और फिर वो किसी भी लम्हे डॉन को मेरी तरफ से चौकन्ना कर सकता था। उधर तकरीब गाह के मंजर ने हेलीकॉप्टर के हवाबाज को शायद मखमसे में डाल दिया था। उसे यकीनी तौर पर पूरे प्रोग्राम का इल्म रहा होगा, लेकिन फिजा में वाजबी सी बुलंदी से वो बखूबी उल्टी हुई मेजें, गिरी हुई रंगीन छतरियां, टूटी हुई कुर्सियां और वीरान रिंग देख सकता था। उल्टे हुए गर्द आलूद कालीनों पर दूर दूर तक बिखरी हुई जूतियां और मेहमानों की दीगर जाती अशिया देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुछ देर ही पहले वहां घुमसान का रन पड़ा होगा, जिसके नतीजे में डॉन की अलफलैलवी सभा बिखर कर रह गई थी। उस तजब्जे की वजह से हेलीकॉप्टर फौरी तौर पर हेलीपैड पर नहीं उतरा, बल्कि फिजा में एक जगह मुहल्लिक हो गया। शायद हवाबाज नीचे आने से पहले रेडियाई राब्ते पर अपने जमीनी साथियों से सूरत हाल के बारे में कोई यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान शाह कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरे बराबर में खड़ी हुई गजाला पुरतशवीश लहजे बुड़बुड़ाई, कहीं वो रेले में आकर कुचला ही न क्या। मैं उस बदशुगनी पर उसे घूर कर रह गया। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे दिल में भी दर हकीकत उसी किस्म के अंदेशे सर उपा रहे थे। डॉन कई मिनट तक सर उठाए इस्तराब के आलम में मुअल्लिक हेलीकॉप्टर को देखता रहा, फिर उससे ना रहा क्या। इंतजार करना उसकी मगलूबुल गज़ब और सिमाब सिफ्त फितरत के खिलाफ था। वो हेलीकॉप्टर की तरफ मुक्का लहरा लहरा कर कुछ चिल्लाने लगा। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो उससे देव हैकल मशीनी परिंदे के तेज शोर के बावजूद हवाबाज को बराह रास्त लताड़ रहा हो। पता नहीं कि हवाबाज ने डॉन की गुसीली हरकत देख ली थी या उसी लम्हे उसको जमीनी राब्ते से क्लियरेंस का रेडियाई इशारा मिल गया था कि यकायक हेलीकॉप्टर के इंजन का शोर तेज होने के साथ ही वो तेज हचकोले के साथ हरकत में आ, फिर आहिस्तगी के साथ नीचे आने लगा। हवा का दबाव हमें तेजी से पीछे धकेलने लगा। जमीन पर टिकते ही हेलीकॉप्टर का इंजन बंद कर दिया गया। एक दो चक्कर खाने के बाद हेलीकॉप्टर की पंखड़ियां झटके के साथ रुके। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुलते ही वहां मौजूद हजूम में डॉन के मुअज्जज मेहमान को देखने के लिए तजस्सुस की लहर पैदा होगी। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो लोग कुछ देर के लिए सांड वाले हादसे और अपनी हेत गुजाई को यकसर फरामोश कर बैठे हो। हेलीकॉप्टर के दरवाजे से डॉन ने शिकाओ हेलीपैड के पुख्ता फर्श पर कूदा तो बहुत पुरस्कून और पुरएतमाद नजर आता। फोटान की तरफ हाथ लहराता वो उसकी तरफ बढ़ा तो बढ़ते हुए हजूम में यक बयक मुतअद्दिद सुरीली चीखें बुलंद हुई। किसी ने अंग्रेजी में सांप सांप की तकरार भी शुरू की हुई थी और वो यकीनन कोई अहले जुबान ही था। एक मरतबा फिर भगदड़ से मच गई। बहुत से खौफजदा लोगों का रेला हेलीपैड पर चढ़ तोड़ा। डॉन के मुहाफिज और सेमे बदन लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश में नाकाम रहीं। उसी वक्त मैंने पहली बार सुल्तान शाह की सूरत देखी। वह हेलीपैड पर चढ़ आने वालों में शामिल था। उस नई अफरा तफरी पर डॉन के चेहरे पर कैरो गजब के कूंदे लपकने लगे थे। अगर उसे अपने मेहमान का पास न होता तो शायद वो खुद ही मजमा पर पल पड़ा होता। निशिकाओ फिजा में दोनों हाथ आगे बढ़ाए डॉन की तरफ आ रहा था। उस वक्त वो दोनों बराह रास्त एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा थे। मैंने दानिस्ता अपना रुख कदरे फेर लिया था ताकि डॉन निशिकाओ पहली ही नजर में मुझे पहचान कर अपनी हैरत का इजहार न करते। मेरे लिए वो नहायत सनसनीखेज और आसाब शिकन सूरत हाल थी। मेरे दिल कन पट्टियों में धड़क रहा था। 4 कस्किन के सूट के अंदर मेरे बदन के तमाम मसामात से पसीने की धारें बह निकली थी, क्योंकि वह चंद लम्हात हमारी जिंदगियों के लिए फैसला कुन थे।